आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का राजनीतिक विज्ञान का 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर नंबर 1 है, प्रश्न पत्र ये 1 है, तो उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो POL इसका कोड जो दिया है ये रॉन्ग गलत छप गया है शासन के द्वारा। ये 301 है, ये 301 ही है, तो इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का दिया है, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे ए है राजनीतिक दलों का, बी है सेनाओं का, सी है सांसदों का और डी है उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है विषय वस्तुओं पर, क्षेत्रों पर, देशों पर और डी है उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर एक पद्धति जो केंद्रित है विश्लेषण का कौन सा भाग, बी है विश्लेषण का क्या भाग और सी है दोनों ए और बी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला कि सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर कथन है, पहला सरकार और राजनीति समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, राजनीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है। और तीसरा है कि जिस प्रकार सरकार हम में से सभी के बारे में चिंता करती है वैसे ही राजनीति की। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है, ए है 1 और 2, बी है 1 और 3 और सी है 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर के सभी, अर्थात उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनपुट आउटपुट निवेश निर्गत दृष्टिकोण का स्रोत क्या है। ये है सामान्य प्रणाली सिद्धांत, बी है राजनीति सामाजिक दृष्टिकोण, सी है राजनीति आर्थिक दृष्टिकोण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य प्रणाली सिद्धांत, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीति उपागम करता है। यहाँ दिया है व्यवहारवादी उपागम, बी है दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी उपागम, तीसरा संस्थात्मक उपागम और डी है ऐतिहासिक उपागम। तो इसका देखिए केवल ए है, केवल 3 है, सी है 2 और 2 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपरोक्त में से कोई नहीं, बल्कि ये हो जाएगा केवल 3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है, उदारवाद को सबसे आवश्यक सिद्धांत, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है, ए है समानता, बी है सामाजिक न्याय और सी है स्वतंत्रता और डी है लोकतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्वतंत्रता। देखिए उदारवाद का मतलब होता है कि राज्य व्यक्तियों पे कम से कम हस्तक्षेप करे, और जब कम से कम हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है, ए राजनीतिक समानता से, बी है बहुसंख्यक शासन और सी है लेवल प्लेइंग फील्ड समान अवसर और डी है ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक समानता इसको कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था। किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था। ए है रूसो, बी है लिंकन और सी है मेडिसन और डी है मिल। देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था, देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही सही है, लेकिन जो ये ऑप्शन है ये टोटल का टोटल ऑप्शन इसका गलत दिया गया है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है, जिसने जिसने बोला था कि बहुमत की लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता जिसने बोला था उसका नाम है एलेक्सिस 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 टॉकविले। एलेक्सिस टॉकविले का नाम है एलेक्सिस
टाकविले। तो ये प्रश्न सही है अपने जगह पे, लेकिन इसका उत्तर जो ऑप्शन दिया गया है टोटल चारों के चारों ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्सिस टाकविले। इसको बोला था अलेक्सिस डी टाकविले, अलेक्सिस डी टाकविले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? ए है लिखित संविधान, बी है न्यायिक सर्वोच्चता, सी है शक्ति का पृथक्करण और डी है सीमित सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सरकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, सी है ब्रिटेन की लेबर पार्टी और डी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो फ्रांस का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की लेबर पार्टी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी है उसका जो समाजवादी दलों से अग्रणी, समाजवादी जो जितने दल होते हैं उनका अग्रणी रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है ये लेबर पार्टी है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, देखिए हर एक संविधान में, हमारे भी संविधान में, किसी भी संविधान में जो शासन का जो बंटवारा होता है, तो जो शक्तियों का बंटवारा होता है, विषयों का बंटवारा होता है, उसमें जैसे भारत में 3 सूचियाँ बनाई गई है, फिर एक और सूची बनाई गई है, तो इसे जो इसके अतिरिक्त जो आते हैं विषय उसको किसको दिया जाता है? राज्य को दिया जाए कि केंद्र को दिया जाए? तो इस पर होता है, तो अपना अपना संविधान अपने तरीके से लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ केंद्र को दिया जाता है। तो इस अवशिष्ट शक्तियाँ जो संघवादी व्यवस्था में जो संघीय सरकार जिस जहाँ पर भी अगर संघीय सरकार है तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती है। तो कौन सा देश है जहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती है? देखिए एक तो है यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका में भी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती है, और जो स्विट्जरलैंड है इसके पास भी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती है। देखिए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, ठीक है, और कनाडा में भी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। तो इसका 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं 1 और 3, 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है मार्क्स और एंजल्स, बी है एडम स्मिथ, सी है जे.एस. मिल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सबको पता कि मार्क्स ने लिखा है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसमें सिर्फ मार्क्स ही नहीं, मार्क्स और एंजल्स ये दोनों लोग मिलकर के लिखते हैं, यानी कि दोनों की कृति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद, पूंजीवाद का आधार क्या है? ए है पूंजी, बी है श्रम, सी है लाभ और डी है लोग। तो पूंजीवाद का जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? विश्व पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? ए है केंद्र, बी है परिधि, सी है अर्ध परिधि और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है। तो अंतिम शक्ति किस में निहित होती है? सबको पता है अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद है, मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद है क्या है? यह है मध्यम वर्ग स्थापित करना, बिल्कुल नहीं। निम्न वर्ग को ऊपर लाना, ये भी नहीं। निम्न वर्ग का शोषण करना और उच्च वर्ग को कमजोर करना, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग का शोषण करना, उसके अनुसार मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा कि नहीं है। देखिए मोस्का, पैरेटो, मिशेल्स, हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोस्का हुआ चाहे पैरेटो हुआ चाहे ये मिशेल्स हुआ, ये तीनों के तीनों
अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अभिजनवादी का मतलब होता है विशिष्ट वर्ग, यानी कि समाज के जो विशिष्ट वर्ग लोग होते हैं, इलीट वर्ग जो लोग होते हैं, जो संभ्रांत वर्गीय लोग होते हैं, समाज के जो विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं उनको इलीट वर्ग या अभिजन वर्ग या कुलीन वर्ग बोलते हैं। जो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जैसे जो बुद्धि, विवेक, धन, संपत्ति और जाति वगैरह में, धर्म वगैरह में सबसे उच्च होते हैं, उनको अभिजनवादी सिद्धांत बोला जाता है। तो ये मूस्का, पेरेटो और मिस्र से तीनों अभिजनवादी सिद्धांत से समर्थक माने जाते हैं। तो कौन नहीं है, तो इसमें से डी हो जाएगा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों हैं तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद मुख्यतः जोड़ है और हस्तक्षेप समाज यानी कि लेसस फेयर, बी है अधिनायकवाद, वादी राज, और सी है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, डी है व्यक्ति की राजनीति एवं आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहस्तक्षेप समाजवाद अर्थात लेसस फेयर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता। समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, बी है सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन, सी है समाज सेवा का सरोकार, और डी है मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा। मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा ये उसका राइट आंसर, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत ये खुली प्रतियोगिता वाला, ये पूंजीवादी से संबंधित है, समाजवादी से संबंधित नहीं है। और ये कह रहा है कि कौन नहीं समर्थन करता है, तो मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा ये नहीं समर्थन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है। एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है। ए है कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, बी है सीनेट के द्वारा, और सी है संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा, और डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ये इकाइयाँ संप्रभु हैं। ए है अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, बी है भारतीय संघीय व्यवस्था में, सी है दोनों अमेरिकी एवं भारतीय व्यवस्था में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अमेरिका हो, भारतीय हो, या फिर अमेरिका और भारतीय दोनों में हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इकाइयाँ संप्रभु हैं। यहाँ पर इकाइयाँ जो हैं केंद्र के या फिर संघ के अधीन माने जाते हैं। तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है। देखिए यहाँ पे दिया कि यह कानून द्वारा संचालित सरकार है। देखिए संवैधानिक सरकार, यहाँ पर कह रहा है कि संवैधानिक सरकार की विशेषता क्या है। यह कानून द्वारा संचालित सरकार है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है, इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3, यानी कि इस राज्य निर्वाचित होता है और एक कानून द्वारा संचालित होता है, इसमें व्यक्ति का कोई वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है विधि का शासन का तात्पर्य। विधि का शासन का क्या तात्पर्य है, तो ये है यहाँ पे पहला है संवैधानिक सरकार सबसे बेहतर सरकार है, दूसरा यह सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है, और तीसरा कोई व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं है। तो इसका ये जो ऑप्शन तीसरा है ये यही सही हो जाएगा। तो देखते हैं कूट में, तो कूट में जो दिया है सी, ऑप्शन जो सी है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 सही हो जाएगा। मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है मैग्ना कार्टा गौरवशाली क्रांति की जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया है। यह है संपूर्ण राजतंत्र के रूप में, बी है जातीय प्रतिद्वंदिता में, सी है संसदीय प्रजातंत्र के रूप में, और डी है उपनिवेशी नीति के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रजातंत्र के रूप में। संसदीय प्रजातंत्र के रूप में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है। देखिए सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है। ए है शक्ति के पृथक्करण से, न्यायिक सर्वोच्चता से, सी है 2 दलीय प्रणाली से, और वित्तीय शासन से। सीमित सरकार वित्तीय शासन से संबंधित होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है। अमेरिका और भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, भारत और स्विट्जरलैंड, और भारत और यूके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। अगला है निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है।
ए है सामूहिक जिम्मेदारी, बी है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, सी है प्रधानमंत्री का नेतृत्व और डी है सरकार का निश्चित कार्यकाल। देखिए सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये तीनों संसदीय प्रणाली की विशेषता है। लेकिन सरकार का निश्चित कार्यकाल ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का विशेषता है। तो 28 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ए है पॉकेट वीटो, बी है सामूहिक जिम्मेदारी और सी है सीनेटेरियल शिष्टाचार और डी है फिलिबस्टरिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है, अर्थात ये ब्रिटेन का हिस्सा है, तो ये अमेरिका का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? ए है प्रशासनिक न्यायालय, बी है न्यायिक समीक्षा का अभाव, सी है ज्यूरी व्यवस्था और डी है संगठन का एकल रूप न होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक न्यायालय। प्रशासनिक न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। किसका कथन है? लॉक, हॉब्स, मार्क्स और मैकियावेली। तो ये सबको पता है कि इसका ये कथन कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एक किया है मिल, रूसो, हीगल और मॉन्टेस्क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी करने की स्वतंत्रता, बी है कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, सी है प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 सी। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। ए है समाजवादी राज, बी है पुलिस राज, सी है कल्याणकारी राज और डी है सर्वोदय। इसका जो अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे उसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य। अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुलवादी महत्व देते हैं किस राज्य को, सरकार को, समूह और संघ को कि न्यायपालिका को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह और संघ को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा, राज्य विहीन व्यवस्था, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विहीन व्यवस्था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उदारवाद का मूल लक्षण है। ए वैयक्तिक स्वतंत्रता, बी है धर्मनिरपेक्षता, सी है समानता और डी है अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद का मूल लक्षण है वैयक्तिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बराबर किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं कौन? मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी, फांसीवादी कि समाजवादी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिवादी। देखिए इसमें एक है आता कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। देखिए यहाँ पे अगर आ जाएगा कि अनावश्यक बुराई है तो वो हो जाएगा अराजकतावादी। तो जो अराजकतावादी विचारक हैं वो मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, लेकिन जो व्यक्तिवादी विचारक है या फिर उदारवादी विचारक है वो मानेंगे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए है कि इनकी संपत्ति की रक्षा करता है, बुराई इसलिए है कि ये व्यक्तियों के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। अगला है, समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और सी है कार्य करने के प्रोत्साहन का अभाव और डी है राजकीय पूंजीवाद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न है, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है उदारवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद से।
मुक्त श्रम किससे हो जाएगा? पूंजीवाद से, ऑप्शन बी। अगला है लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए दिया है कि लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या फिर विधितः संप्रभुता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकप्रिय संप्रभुता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलिगार्की, ओलिगार्की अर्थात अल्पतंत्र का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया है? अल्पतंत्र का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया है? ए है पेरेटो, बी है मोस्का, सी है मिसेल्स और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिसेल्स, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। ए है समाजवाद से, समाजवाद में, बी है पूंजीवाद में, सी है व्यक्तिवाद में और डी है अराजकतावाद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, पूंजीवाद में। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता किसमें होती है? पूंजीवाद में, ऑप्शन बी। अगला पूंजीवाद का अंतिम चरण है। देखिए पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र या फिर साम्राज्यवाद। इसका उत्तर हो जाएगा साम्राज्यवाद, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारंपरिक पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है। ए है नकारात्मक, बी है सकारात्मक, सी है राजनीतिक और डी है तटस्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नकारात्मक। पारंपरिक उदारवाद का जो चरित्र क्या है? नकारात्मक होता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ मनाही किया रहता है उदारवाद में कि राज्य को ये नहीं करना चाहिए, राज्य को व्यक्तियों के ऊपर वो नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ जो राज्य हस्तक्षेप करता है उसी को मनाही किया रहता है उदारवाद में, यानी कि राज्य क्या करे? हस्तक्षेप न करे। तो इसको नकारात्मक उदारवाद बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? दोहरी नागरिकता के साथ क्या है? संघीय प्रणाली है। ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है यूके और डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबको पता है अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोहरी नागरिकता भी है, अर्थात अमेरिका की नागरिकता और जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता मिलती है, अर्थात दोहरी नागरिकता मिलती है। भारत में क्या एक ही नागरिकता है, सिर्फ भारतीय नागरिकता है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य की नागरिकता कोई प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ भी संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी संघीय व्यवस्था, वहाँ पर भी संघीय व्यवस्था, लेकिन हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था उसके संघीय व्यवस्था से क्या है? थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी पाई जाती है और संघीय प्रणाली भी है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करने के बाद से इसमें कूट का चयन भी करना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जो जिम्मेदारी होती है वो किसी होती है, किसमें पाई जाती है? यूके में। सामूहिक जिम्मेदारी किसमें? यूके हो जाएगा, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। बहुदलीय प्रणाली किसमें हो जाएगा? भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। जनमत संग्रह कहाँ पे होता है? जनमत संग्रह ये क्या है? स्विट्जरलैंड में। और कानून की उचित प्रक्रिया कहाँ पर हो जाएगा? यूएसए में। अर्थात इसका जो बन रहा है, ए का क्या है? 3, फिर बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। डी का क्या हो जाएगा? 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का क्या करता है? समर्थन करता है। बी है एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। सी है एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी होता है। डी है एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। देखिए मुक्त व्यापार का समर्थन भी नहीं करता समाजवादी राज्य, स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी भी नहीं होता समाजवादी राज्य। ये समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन भी नहीं करता, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी राज्य क्या होता है? राज्य भूमि का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण करना, यानी को राज्य के अधीन करना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? आरंभक, जनमत संग्रह, लोक निर्णय, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखिए आरंभक भी, देखिए आरंभक, जनमत संग्रह
और लोक निर्णय, ये सब के सब स्विट्जरलैंड की विशेषता पाई जाती है, वो भी किसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। देखिए सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला है लोकतांत्रिक। देखिए इस सेट का मतलब इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है। अमेरिका से, कनाडा से, चीन से और स्विट्जरलैंड से। देखिए लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो होता है ये साम्यवादी देशों में पाया जाता है। ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण ये कहाँ पाया जाता है, साम्यवादी में, साम्यवादी देशों में पाया जाता है। देखिए अमेरिका साम्यवादी देश है नहीं, कनाडा साम्यवादी देश है नहीं, स्विट्जरलैंड साम्यवादी देश है नहीं, एक ही देश बच रहा है, कौन, चीन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 इसमें जो 301 का जो राजनीतिक विज्ञान का जो BA 5th सेमेस्टर के जो राजनीतिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र था आया था DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रुप विश्वविद्यालय का, जिसमें 50 प्रश्न आए थे, तो 50 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किए। तो चलिए अगले प्रश्न पत्र आएगा तो अगले प्रश्न पत्र को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।